हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का भरपूर इस नए विषय की सीरीज में, यानी कि विज्ञान की सीरीज में। क्लास 11th के एनसीईआरटी का हमारा ये चौथा चैप्टर भी चल रहा है। देन हमने इसके 4 लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं। आज ये हमारा 5वां लेक्चर है। आज हम इसमें देखेंगे प्लेटीहेल्मिन्थस। इतने दिनों से हम जंतुओं के बारे में देख रहे हैं पिछले 4 लेक्चर में। सबसे फर्स्ट में तो हमने परिचय इन सिलेबस देखा था कि हमें इसमें पढ़ना क्या क्या है। देन हमने इसके कुछ जंतुओं के बारे में पढ़ा है, कुछ जीवों के बारे में पढ़ा है जो हमने देखे भी नहीं है। लेकिन आज एक ऐसा जीव है या फिर एक ऐसा संघ हम देखेंगे जो हमें दिखाई देते हैं। देन वो जानवरों के भी शरीर में पाए जाते हैं और हमारे भी शरीर में पाए जाते हैं, हमारे पाचन तंत्र में। तो आइए बिना कुछ देरी किए हम अपने टॉपिक की शुरुआत करते हैं। पिछले अध्याय में हमने वनस्पति जगत देखा था। देन इस अध्याय में हम देख रहे हैं जंतु जगत, एनिमल किंगडम। इसमें हमारा पहला संघ था पोरीफेरा, फिर उसके बाद आया था सिलेंट्रेटा, फिर आया था टीनोफोरा। देन ये रहा हमारा प्लेटीहेल्मिन्थस। ठीक है, यानी कि चपटे कीड़े, प्लेटफॉर्म। तो आइए बिना कुछ देरी के हम इसकी शुरुआत करते हैं, यानी कि इस टॉपिक की शुरुआत करते हैं, इस संघ की शुरुआत करते हैं, यानी कि प्लेटीहेल्मिन्थस क्या होता है। प्लेटीहेल्मिन्थस यानी कि चपटे कीड़े। प्लेट का मतलब भी होता है चपटा या फिर प्लेट के आकार का, लेकिन ये प्लेट के आकार का नहीं होता है। हेल्मिन्थस यानी कि साइंटिफिक लैंग्वेज में कृमि होते हैं, कीड़े होते हैं। इन्हें प्लेट वॉर्म भी बोलते हैं क्योंकि ये चपटे होते हैं, चपटे सतह पर नहीं होते हैं। ये जमीन और समुद्र दोनों में मिलते हैं, लेकिन ये प्लेटीहेल्मिन्थस भी बोलते हैं और फ्लैट वॉर्म भी बोलते हैं। ठीक है, तो अब हम देखेंगे इसके अंदर जानेंगे कि इसका परिचय क्या है। तो सबसे पहले प्लेटीहेल्मिन्थस जो है ये यूनानी शब्द से मिलकर बना है, जिसका मतलब क्या होता है चपटा, और हेल्मिन्थस का मतलब क्या होता है कृमि। ठीक है, जो प्लेटीहेल्मिन्थस होता है वो यूनानी शब्दों से मिलकर बना हुआ होता है। ठीक है, प्लेटी का मतलब होता है फ्लेट यानी कि चपटा, और हेल्मिन्थस का मतलब होता है वॉर्म यानी कि कीड़ा। इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम फ्लेट वॉर्म भी बोलते हैं। फ्लेट वॉर्म यानी कि चपटे कीड़े, चपटे कीड़े। ठीक है, ये सच्चे त्रिस्तरीय जीव होते हैं। इनमें नोट्स बनाने यानी कि बायोलॉजी बिना लिखे तो हम कवर कर ही नहीं सकते। जो सिर्फ ये सोचते हैं कि हम पीपीटी और नोट्स से ही पढ़ लेंगे, तो वैसा नहीं है, वो सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं। लिखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो सबसे पहले ये जो होते हैं त्रिस्तरीय होते हैं, यानी कि पहले जो एंडोडर्म होते थे, पहले सिर्फ द्विस्तरीय होते थे। अब ये त्रिस्तरीय होते हैं। इनमें एक एडवांस फीचर आ गया कि ये त्रिस्तरीय होते हैं। पहली तो हो गई इनकी एक्टोडर्म, दूसरी हो गई मीजोडर्म, और तीसरी हो गई एंडोडर्म। तो ये तो दोनों याद थे हमें, एंडोडर्म और एक्टोडर्म। तो बच्ची कौन है, मीजोडर्म, इसे हम बीच में लिख देते हैं। तो पहली क्या हो गई हमारी एक्टोडर्म, फिर दूसरी हो गई हमारी मीजोडर्म, तीसरी हो गई हमारी एंडोडर्म। ठीक है, ये थोड़े एडवांस आ गए क्योंकि इनमें 3 स्तरीय परतें होती हैं। ये सभी बहुकोष्ठिकी होते हैं, द्विपार्श्विक सममिति होती है, इनमें बायोलेटरल सिमेट्री होती है। इनको बीच में से यदि काटा जाए तो ये 2 बराबर भागों में डिवाइड हो जाते हैं, किसी भी दिशा में काट लिया जाए तो। ठीक है, और एकोलोमेट यानी कि बिना शरीर गुहा के होते हैं। इनका भी जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम वाले जीव होते हैं। ठीक है, ये भी कैसे होते हैं, इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम वाले ये जीव होते हैं। ये इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम वाले ये जीव होते हैं। ठीक है, आया इतना समझ में। इनका शरीर जो होता है वो पृष्ठ उत्तर दिशा में चपटा होता है। ठीक है, डाइवर्सनलिटी फ्लैटेंड होता है, यानी कि इनका जो शरीर होता है वो पृष्ठ उदर दिशा में, यानी कि इनकी जो पेट की दिशा में जो होता है इनका शरीर, ये इस तरीके से चपटा होता है। ठीक है, इसलिए इन्हें फ्लैट वर्म बोलते हैं, यानी कि इनकी जो निचली सतह होती है वो थोड़ी सी चपटी होती है, इसलिए इन्हें हम क्या बोलते हैं, इन्हें फ्लैट वर्म बोलते हैं। आया इतना समझ में। एक बार और देख लेते हैं कि प्लेटीहेल्मिन्थस का मतलब भी क्या होता है। प्लेट का मतलब होता है चपटा, और हेल्मिन्थस का मतलब होता है वर्म, यानी कि चपटे कृमि या फिर चपटे कीड़े। ठीक है, ये यूनानी शब्द है। देन ये सच्चे त्रिस्तरीय होते हैं, यानी कि टाइप्रोब्लास्टिक, इनमें त्रिस्तरीय यानी कि 3 परतें वाले ये जीव होते हैं। पिछले जो 4 प्रकार के जो जीव थे, पिछले जो 3 प्रकार के जो जीव थे
वो क्या थे, वो द्विस्तरीय सममिति में आते थे, यानी कि द्विस्तरीय डाइप्लोप्लास्टिक होते हैं, उनमें 2 परतें मिलती है, लेकिन इनमें 3 परतें मिलती है। पहले क्या मिलती है, एक्टोडर्म, दूसरी मेसोडर्म बीच वाली, देन तीसरी एंडोडर्म। ठीक है, सभी ये जो होते हैं मल्टीसेलुलर होते हैं, यानी कि बहुकोशिकीय जीव होते हैं। इनमें द्विपार्श्वीय सममिति होती है, यानी कि बायलैटरल, इनमें सिमेट्री होती है, बीच में से 2 बराबर भागों में यदि इनको विभाजित किया जाए तो ये हो जाते हैं। ठीक है, इतना हमने देख लिया। अब ये चपटे क्रमी क्यों होते हैं, क्योंकि ये इनकी जो उदर दिशा होती है या फिर उदर की जो सतह होती है उस सतह से ये चपटे होते हैं, इसलिए इन्हें चपटे क्रमी या फिर फ्लैटवर्म कहते हैं। अब इनकी संरचना और विशेषताएं देखते हैं कि इनकी संरचना और विशेषताओं में सबसे पहले हम इनका आवास देखते हैं कि ये आवास कहां पर है, ये मिलते कहां पर है। ठीक है, तो ये देखेंगे हम इनका हैबिटेट। अधिकांश जो परजीवी होते हैं वो पैरासिस्टिक है, जो मनुष्य और जंतुओं के शरीर के भीतर होते हैं। अधिकांश जो परजीवी होते हैं, एक तो ये होते भी परजीवी है क्योंकि पोषण पर दूसरों के लिए पोषण के लिए दूसरों पर निर्भर होते हैं, इसलिए ये परजीवी होते हैं और दूसरे जीवों पर निर्भर होते हैं। ठीक है, अपना जीवन के लिए। तो ये कहां कहां पर मिलते हैं, मनुष्य और जंतुओं के शरीर में मिलते हैं, यानी कि ये हमारी छोटी आंत में भी मिलते हैं, जो हमारे भोजन को ये खा जाते हैं। कुछ स्वतंत्र फ्री लिविंग रूप जल या नम स्थानों पर पाए जाते हैं, जैसे कि प्लेनेरिया या फिर डुजेसिया। अब जैसे कि ये कुछ तो जल में पाए जाते हैं समुद्र में, और कुछ नम सतह पर भी मिलते हैं। ये कुछ इस प्रकार के दिखाई देते हैं। इनमें आंखें नहीं होती है, लेकिन आई स्पॉट बनते हैं। इनमें तंत्रिका तंत्र होता है। इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम वाले जीव होते हैं, इनमें उत्सर्जन तंत्र होता है। ठीक है, तो ये मनुष्य में कहां पर मिलते हैं, छोटी आंत में। अब हमने पहले पाचन तंत्र में देखा है कि हमारे तो स्टमक में HCl होता है, जो बैक्टीरिया और इनको मारने का काम करता है, बैक्टीरिया फंगस इन सभी को मारने का काम करता है। कुछ एंजाइम भी होता है जो बैक्टीरिया को मारते हैं, लेकिन इनकी जो परत होती है वो थोड़ी कठोर होती है और उस एंजाइम को ये डाइजेस्ट कर लेते हैं, इसलिए ये हमारी छोटी आंत में पाए जाते हैं और हमें बीमारियां पैदा करते हैं। ठीक है, कुछ स्वतंत्र फ्री लिविंग रूप या नम स्थानों पर पाए जाते हैं, कुछ तो स्वतंत्र होते हैं। ठीक है, कुछ नम स्थानों या कुछ जल में पाए जाते हैं। परजीवी मुख्यतः होस्ट के लीवर, आंत, फेफड़े आदि अंगों में होते हैं। जो होस्ट नाम का एक जीव होता है उसके लीवर में पाए जाते हैं, उसके फेफड़ों में पाए जाते हैं और उसकी आंतों में पाए जाते हैं, और हमारे यानी कि मनुष्य के छोटी आंत में ये मिलता है। तो ये तो हो गया इसका आवास कि ये कहां कहां पर मिलता है। इसके शरीर की आकृति, शरीर नरम चपटा बिना खंडों वाला होता है, यानी कि अनसेगमेंट होता है। इनका जो शरीर होता है वो नरम होता है, चपटा होता है और बिना खंडों वाला होता है। शरीर के ऊपर की परत को टेगमेंट या फिर कटल कहते हैं। इनके जो शरीर की ये जो ऊपरी ये जो परत दिखाई देती है हमें, ये टेगमेंट या फिर कटल होती है। ठीक है, यही परत इतनी कठोर होती है कि हमारे आमाशय और हमारी छोटी आंत में जो एंजाइम होते हैं वो बैक्टीरिया को मारने का काम करते हैं, लेकिन ये नहीं मरते हैं। ठीक है, ये जो कीड़े होते हैं ये नहीं मरते हैं। इनकी लंबाई कुछ मिलीमीटर से लेकर कई मीटर तक हो सकती है। ठीक है, इनकी जो लंबाई होती है कुछ तो मिलीमीटर तक होती है, 1 मिलीमीटर से भी कम होती है, और कुछ कई मीटर तक हो जाती है। जैसे कि जितनी हमारी छोटी आंत की लंबाई होती है उतने लंबे ये हो जाते हैं, हमारी छोटी आंत के अंदर ये ग्रो करने लग जाते हैं। ठीक है, और हमारा जो पोषण होता है ये ग्रहण कर लेते हैं। जो होस्ट के पाचक रसों से सुरक्षा प्रदान करती है, ये जो होस्ट नामक एक प्राणी होता है उसके पाचक रस जो होते हैं उनसे ये पोषण प्रदान कर लेती है सारा। शरीर का आकार सूक्ष्म 1 मिलीमीटर से लेकर कई मीटरों तक हो सकता है, यानी कि इनके जो शरीर का जो आकार होता है वो 1 मिलीमीटर से लेकर कई मीटर तक हो सकता है। जैसे कि टीनिया सोलियम कई मीटर तक लंबा होता है। ये जो टीनिया सोलियम जो होता है जो हमारी छोटी आंत में पाया जाता है वो कई मीटर तक लंबा हो सकता है। तो ये हो गई इसकी शरीर की आकृति कि 1 मिलीमीटर से लेकर कई मीटर तक लंबा हो सकता है। इसका शरीर जो होता है नरम चपटा और बिना खंडों वाला होता है, इसमें कोई खंड नहीं होते हैं। यदि इसे रियल में देखा जाए तो ये कुछ इस प्रकार से दिखता है। यदि इसे रियल में देखा जाए डायग्रामेटिक, तो ये कुछ इस प्रकार से होता है। ये इसका फेस हो गया,
ये कुछ इस प्रकार से इसका टेढ़ा मेढ़ा इसकी संरचना हो गई ये, और यहाँ पर इसकी गुहा हो गई। लेकिन ये इसका एनस नहीं होता है, इसलिए ये इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम वाले जीव आते हैं। ये कशेरुकी भी होते हैं, यानी कि इनमें थोड़ी थोड़ी वर्टिब्रल कॉलम भी होती है, वर्टिब्रेट भी होते हैं ये। ठीक है, कशेरुकी कौन होते हैं? जो सबसे एडवांस संघ होता है, यानी कि जिनमें रीढ़ की हड्डी होती है, वो क्या होते हैं? कशेरुकी, वर्टिब्रेट या फिर वर्टिब्रा बोलते हैं उसे। इसी संघ में जो आने वाले जीव होते हैं, जो वर्टिब्रेट संघ में जो आते हैं वो जीव, उन्हें हम उनमें क्या होती है? वही वर्टिब्रल कॉलम में आके जाके बदल जाती है। ठीक है, उसे हम कोरडेटा भी बोलते हैं, यानी कि कोरडेटा प्रकार के समूह या फिर कोरडेटा समूह के जीव भी बोलते हैं उन्हें। ठीक है, जो सबसे एडवांस रूप है। तो इनकी संरचना कुछ इस प्रकार की होती है। ये एक मोटी लेयर होती है जो पाचक रस प्रदान कर लेती है। होस्ट के शरीर से ये पाचक रस प्रदान कर लेती है। हमारे शरीर से भी हमारी छोटी आंत क्या करती है? छोटी आंत में वैसे पूर्ण पाचन हो जाता है, सिर्फ जल का अवशोषण बचा रहता है। खनिज और जल का जो अवशोषण होता है वो क्या होता है? वो बड़ी आंत में हो जाता है, लेकिन हमारी छोटी आंत में पाए जाते हैं और हमारा आधा पोषण ये ग्रहण कर लेते हैं। ठीक है, इनका शरीर का आकार कुछ मिलीमीटर से लेकर अनसेगमेंट होता है, बिना खंड, इनमें कोई खंड नहीं होते हैं, टुकड़े नहीं होते हैं इनके। ठीक है, ये कुछ मिलीमीटर से लेकर कई मीटर तक इनकी लंबाई हो सकती है, बहुत लंबे भी होते हैं ये जो जीव होते हैं। अब इनकी सिमेट्री देखते हैं कि सममिति कैसी होती है इनकी। ये इनका सेगमेंट होता है, इनमें डाइजेस्टिव सिस्टम भी होता है, ब्रांच ऑफ गैस्ट्रोवस्कुलर कैविटी। अब इनकी सिमेट्री देखते हैं, ये क्या हो गया? इनकी सिमेट्री में शरीर में द्विपार्श्विक सममिति यानी कि बायलैटरल इनकी सिमेट्री होती है। शरीर को दो भागों में डिवाइड किया जाए तो ये आसानी से हो सकती है। शरीर को केवल एक समतल से दो समान भागों में बांटा जा सकता है। यही बोलना चाह रहा है कि बायलैटरल सिमेट्री क्या होती है? समतल से दो भागों में यदि इसे बांटा जाए तो ये बढ़ जाता है। यह विशेषता संगठन में उन्नति यानी कि एडवांसमेंट का संकेत होता है। ये जो इसकी विशेषता होती है कि ये बायलैटरल है, यानी कि समतल से दो बराबर भागों में ये डिवाइड हो जाता है, तो ये इसकी क्या होती है? एक एडवांस उन्नति होती है। इसके संगठन में उन्नति होती है, थोड़े से एडवांस जीव होते हैं ये, हमने देखे भी होंगे, क्योंकि ये स्नेल को भी खा जाते हैं, ये हमारी छोटी आंत में भी पनपते हैं, ये भेड़ के लीवर में भी पनपते हैं, होस्ट के फेफड़ों में भी पनपते हैं। ठीक है, होस्ट के तो पूरे शरीर में हो जाते हैं। ये उनका जो पाचक रस होता है, उनका जो पोषण होता है वो ये ग्रहण कर लेते हैं। अब इनके शरीर की संरचना ये रही। पहले तो ये इसकी सममिति हो गई, ये इसके शरीर के इंटरनल स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये जीव ऑर्गन ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कहलाते हैं। इनके अंदर ये देखो कुछ इस प्रकार का ग्रेड बनते हैं, यानी कि ग्रिड जैसी संरचना इसमें होती है। शरीर में विशिष्ट अंग विकसित होते हैं, जैसे कि पाचन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, तंत्रिका तंत्र, प्रजनन आदि। अब इसमें देखेंगे हम कि पाचन कहां पर है। अभी थोड़ी देर सिमेट्री को बंद कर देते हैं, ये रुक गई। ये वाला जो स्ट्रक्चर है इसका पाचन तंत्र, ये वाला जो है ये हो गया ब्रांच ऑफ गैस्ट्रोवस्कुलर कैविटी, यहाँ पर इसका पाचन होता है इस वाली कैविटी में। ये हो गई इसकी फेरिंग्स, यानी कि यहां से ये श्वसन ग्रहण करता है, फेरिंग्स। ठीक है, यानी कि साउंड बॉक्स या फिर नासाग्रसनी। ये हो गई इसकी फेरिंग्स, ये क्या करती है? यहाँ से साउंड, ये श्वास लेती है। फिर ये हो गया माउथ एंड एनस, यहीं से ये भोजन ग्रहण करता है और यहीं से भोजन को बाहर निकाल देता है। ये हो गए इसके फूड पार्टिकल। यहाँ जो छोटे छोटे हमें दिखाई देते हैं ये फूड पार्टिकल है, ये अंदर भी लेता है, यहीं से बाहर भी निकाल देता है, कोई अलग इसमें एनस नहीं होता है। ठीक है, अब ये जो हो गया, इसके आई स्पॉट दिखते हैं लेकिन आंखें नहीं होती है। इसमें आई स्पॉट तो दिखते हैं लेकिन आंखें नहीं होती है। ये हो गया इसका नर्वस सिस्टम। ये क्या हो गई इसकी न्यूरल ग्लैंड, यानी कि ये इसका ब्रेन हो गया। ये छोटी छोटी जो सतह दिखती है ये इसका ब्रेन हो गया। ये यहाँ पर जो क्रियाएं दिखती है, हमें संरचनाएं दिखती है, ये क्या हो गया? ये इसका ब्रेन हो गया। ठीक है, तो ये हो गई इनकी नर्वल ब्रेन। अब ये जो हो गया इसका ट्रांसफर नर्व, ये वाली जो संरचनाएं दिखती है हमें, कुछ वर्टिकल जो संरचनाएं दिखती है इसके शरीर में, ये हो गई इसकी ट्रांसफर नर्व।
और ये वाली जो हो गई इसकी, ये हो गई इसकी नर्व कॉर्ड यानी कि इसकी स्पाइनल कॉर्ड। ये देखिए थोड़े से एडवांस है, पूरी तरीके से इनमें वर्टिब्रल कॉलम विकसित नहीं है, लेकिन थोड़ी बहुत होती है। ये कशेरुकी समूह में आ जाते हैं, कशेरुकी प्राणी ये माने जाते हैं। ठीक है, आते हैं चपटे क्रम में, लेकिन इनमें भी रीढ़ की हड्डी तो होती है। ठीक है, आंशिक रूप से। अब इसमें होता क्या है, इसमें पाचन तंत्र भी होता है लेकिन इनकम्प्लीट होता है, इसमें श्वसन भी होता है, वैसे कोई विकसित अंग नहीं है लेकिन हो जाता है। गैस्ट्रोवेस्कुलर केविटी भी है इसमें फेरिंग्स भी मिलता है, इसमें मुख भी मिलता है और वही मुख एनस भी बन जाता है। इसमें आई स्पॉट बनते हैं लेकिन आंखें नहीं होती है। ठीक है, देन इसमें ट्रांसफर नर्व भी होती है, ये तंत्रिका यानी कि संवेदांग भी होते हैं इनके, और नर्व कॉर्ड भी होती है। तो ये कुछ इस प्रकार से जीव होते हैं जिनमें क्या क्या होता है, इनमें ऑर्गन ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दर्शाते हैं, यानी कि एक ही जीव में छोटे शरीर में इतने सारे ऑर्गन हो जाते हैं। शरीर में विशिष्ट अंग विकसित होते हैं, जैसे कि पाचन भी होता है, उत्सर्जन भी होता है, प्रजनन भी होता है, तंत्रिका भी होता है। तो ये तो हो गई इसकी शरीर की संरचना और सममिति यानी कि सिमेट्री। अब हम देखते हैं इसके बॉडी कैविटी कैसी होती है। शरीर में कोई सच्ची गुहा नहीं होती है, यानी कि एकोमुलेट होती है। इनका जो शरीर होता है वो एकोमुलेट होता है या फिर एकोलोमेट होता है। मीजोडर्म ठोस ऊतक, इनकी जो मीजोडर्म होती है वो ठोस ऊतक यानी कि पेरेंकिमा के रूप में भरी हुई होती है। यह कोलेम एवोल्यूशन की प्रक्रिया का प्रारंभिक चरण होता है। यह जो होता है वो कोलेम एवोल्यूशन की प्रक्रिया का प्रारंभिक चरण होता है, क्योंकि इनकी जो मीसोडर्म है वो विकसित हो चुकी है लेकिन ठोस अवस्था में मिलती है। रक्त का संचार एवं श्वसन यानी कि सर्कुलेटरी और रेस्पिरेटरी सिस्टम दोनों तंत्र अनुपस्थित होते हैं। इनमें जो श्वसन और परिसंचरण जो तंत्र होता है यानी कि ब्लड सर्कुलेशन जो सिस्टम होता है वो भी अनुपस्थित होता है, इनमें रेस्पिरेशन सिस्टम भी अनुपस्थित होता है। गैसों का आदान प्रदान रेस्पिरेशन शरीर की सतह द्वारा होता है। इनमें जो गैसों का आदान प्रदान होता है वो शरीर की इस सतह के द्वारा होता है, ये वाली सतह। ये कुछ इस प्रकार मुड़े हुए भी मिलते हैं, ठीक है, कुछ इस तरीके के भी मिलते हैं, देन कुछ इस प्रकार के भी मिलते हैं, ये सांप जैसे, लेकिन सांप होते नहीं है, ये कृमि होते हैं, कीड़े होते हैं। गैसों का आदान प्रदान रेस्पिरेशन शरीर की सतह द्वारा होता है। इनमें शरीर की सतह द्वारा गैसों का आदान प्रदान हो जाता है, श्वसन हो जाता है। पोषक तत्वों का वितरण डिफ्यूजन द्वारा होता है। पोषक तत्वों का जो वितरण होता है विसरण के द्वारा हो जाता है। इनके शरीर में कोई सच्ची गुहा नहीं होती है, एकोलोमेट होते हैं ये। मीजोडर्म जो होती है वो ठोस ऊतक के रूप में भरी हुई होती है। इनमें जो मीजोडर्म होती है ये देखिए, पहले तो सबसे इंटरनल जो हो गई इनकी एंडोडर्म, इसके अंदर मिलती है डाइजेस्टिव कैविटी मिलती है। इसके ऊपर जो मिलती है वो होती है मीजोडर्म जो ठोस ऊतक की बनी हुई होती है, लेकिन सबसे बाहरी परत होती है वो होती है एक्टोडर्म। ठीक है, ये इसके अंदर मीजोडर्म के अंदर कोलेन होता है। फिर मीजोडर्म के एक और अंदर कोलेन के अंदर ही क्या होता है, इसका रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है। सबसे एंड में या फिर सबसे अंदर डाइजेस्टिव होता है, एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मीजोडर्म। ठीक है, तो ये कुछ इस प्रकार की इसमें संरचनाएं मिलती हैं। अब इसका पाचन तंत्र देखते हैं। फूड और वेस्ट एक ही नली से ये बाहर निकालते हैं, इसलिए इन्हें बोलते हैं इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम वाले जीव। इसमें जो पाचन होता है प्लेनेरिया या फिर प्लेनेरिया में साधारण लेकिन कार्यात्मक पाचन तंत्र होता है, इसे हम प्लेनेरिया भी बोलते हैं। ठीक है, ये चपटे कृमि, ये इसकी आंखें नहीं है, आई स्पॉट दिखाई देते हैं लेकिन आंखें नहीं है, ये देख नहीं सकते हैं। ठीक है, प्लेनेरिया में साधारण लेकिन कार्यात्मक पाचन तंत्र होता है। इसमें क्या होती है, मुख भी होता है, ग्रसनी यानी कि फेरिंग्स भी होता है, छोटी आंत भी होती है, इंटेस्टाइन, ये क्या होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन होती है। एनस अनुपस्थित होता है, अपचित पदार्थ मुख से ही बाहर होता है, यानी कि एनस जो होता है इनमें अपचित होता है, जैसे कि मुख से लेकर गुदा तक जो नलिका नुमा संरचना होती है वो ही हमारी पाचन तंत्र कहलाता है पूरा। ठीक है, लेकिन
इसमें मुख तो होता है, ये मुख, ये वेस्ट भी, और फूड पार्टिकल भी अंदर जाते हैं, वेस्ट भी इसी माध्यम से बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो इसमें अनुपस्थित क्या होता है, अपचित पदार्थ मुख से ही बाहर निकल जाता है, इसमें एनस अनुपस्थित होता है। परजीवी रूप में ये टीनिया, फिर आ गया हमारा पेसिला। पाचन तंत्र नहीं होता है, ये होस्ट से भोजन टेगमेंट द्वारा अवशोषित कर लेता है। ये क्या करता है, ये होस्ट से भोजन अवशोषित करता है। ठीक है, होस्ट के शरीर में परजीवी के रूप में टीनिया और फोसी या फिर फेस्किओला, बहुत अजीब नाम है, फेस्किओला से पाचन तंत्र, फेस्किओला में पाचन तंत्र नहीं होता है, यानी कि ये परजीवी होते हैं। परजीवी के रूप में इनमें कोई पाचन तंत्र नहीं होता है, ये होस्ट से पोषक जो रस होते हैं, इनके पाचक जो रस होता है वो अवशोषित कर लेते हैं ये कृमि। ठीक है, अब इनमें पाए क्या जाते हैं, इनमें फेरिंग्स पाई जाती है, यानी कि ग्रसनी पाई जाती है, इनमें फेरिंग्स पाई जाती है, छोटी आंत पाई जाती है, मुख पाया जाता है, लेकिन एनस नहीं होता है। ठीक है, ये क्या हो गया, इसका उत्सर्जन तंत्र देखते हैं कि उत्सर्जन तंत्र कैसे होता है इसका। फ्लेम सेल, फ्लेम सेल सेलोनोसाइट यानी कि प्रोटीन एफ्रिडिया उत्सर्जन इसकी इकाई होती है। ठीक है, प्रोटोन फ्रीडिया ये क्या होती है, इसकी उत्सर्जन इकाई होती है। जैसे कि हमारी उत्सर्जन इकाई क्या होती है, नेफ्रॉन, हमारी किडनी में लगभग 10 लाख नेफ्रॉन पाए जाते हैं एक किडनी में, वैसे ही इनकी जो किडनी में ये इकाई पाई जाती है, यानी कि ये इसके नेफ्रॉन मान सकते हैं। जैसे कि हमारे नेफ्रॉन होते हैं, हमारी किडनी की इकाई होती है, क्या होती है, नेफ्रॉन, वैसे इनके भी प्रोटोनेफ्रिडिया, प्रोटोनेफ्रिडिया, प्रोटोनेफ्रिडिया। ठीक है, ये इनकी इकाई होती है, उत्सर्जन इकाई होती है। फ्लेम सेल में छोटी छोटी बालिकाएं यानी कि सीलिया होती है, ये इनकी होती है फ्लेम सेल, इसके अंदर सीलिया होती है ये वाली। ठीक है, इन्हें फ्लेम सेल क्यों बोलते हैं, क्योंकि आग उत्पन्न करने जैसी दिखती है। जैसे कि ये कोई जीव है, यहाँ पर देख लेते हैं, ये कोई जीव है, ये इसका इंटरनल स्ट्रक्चर है। ठीक है, इसका हम ये मुंह भी बना लेते हैं, इनमें आई स्पॉट दिखा रहता है। ठीक है, ऐसा ही दिखता है, डरावना टाइप, छिपकली जैसा, इसका कंकाल तंत्र छिपकली जैसा ही दिखता है, लेकिन छिपकली होती नहीं है। इसको रियल में देखे तो सांप जैसा दिखता है, लेकिन सांप भी नहीं होता है। ठीक है, अब ये वाले जो इसकी अंदर का स्ट्रक्चर होता है, यहाँ पर एक टिश्यू मिलते हैं ऐसे 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 ऐसे, या फिर इसको माइक्रोस्कोपिक में देखा जाए तो ऐसे, ये सीलिया मूव करते रहते हैं और कैसे दिखते हैं, जैसे कि कोई आग लग रही हो। ठीक है, ये कुछ इस प्रकार से इनमें सीलिया दिखते हैं। बालिकाएं क्या होती है, सीलिया, इन्हें पक्षाभ भी बोलते हैं, पक्षमाभ। ठीक है, इन्हें पक्षमाभ भी बोलते हैं, यानी कि सीलिया। ये किस किस में पाया जाता है, सीलियाटिक जो उतक होते हैं, सीलिया सेल होती है, सीलिया टिश्यू होते हैं, ये किस किस में पाया जाता है, हमारे फेरिंग्स, हमारे ट्रेकिया में भी मिलता है, हमारे जेनाइटल ऑर्गन फेलोपियन ट्यूब में भी मिलता है, यानी कि फीमेल रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गन होता है उसमें फेलोपियन ट्यूब जो होती है उसमें भी सीलिया मिलता है। क्यों, ओवम को धकेलने के लिए। ठीक है, फ्लेम सेल में छोटी बालिकाएं यानी कि सीलिया होती है। ये जो सीलिया जब मूव करती है तो ऐसा लगता है कि जैसे कि आग लग रही हो, इसीलिए इसे क्या बोलते हैं, फ्लेम सेल बोलते हैं, जो अपशिष्ट पदार्थ को बाहर धकेलती है। ठीक है, ये जो सीलिया होती है ये अपशिष्ट पदार्थों को बाहर धकेल देती है। यह तंत्र ऑस्मो रेगुलेशन में भी सहायता होता है। यह प्लेटीहेल्मिन्थस की पहचान चिन्ह यानी कि कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है इसका। क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर। यह जो तंत्र होता है ऑस्मो रेगुलेशन में भी सहायता करता है। ठीक है, और यही जो प्लेटीहेल्मिन्थस होता है इसकी एक कैरेक्टर फीचर होता है, यानी कि इसकी एक पहचान चिन्ह होता है। इसमें होता क्या क्या है, प्रोटोनेफ्रेडिया जो होती है इसकी इकाई होती है, जैसे कि हमारी किडनी की इकाई नेफ्रॉन होती है वैसे ही इसकी प्रोटोनेफ्रेडिया होती है। ठीक है, फ्लेम सेल छोटी छोटी बालिकाएं यानी कि सीलिया होते हैं, सीलियाटिक टिश्यू भी होते हैं इनमें। ठीक है, यहाँ पर जो मूव करते रहते हैं अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालते रहते हैं।
सभी में हमारे इसमें जो हमारे ट्रेकिया में जो सीलिया मिलते हैं उनका अलग कार्य होता है, फेलोपियन ट्यूब में जो सीलिया मिलता है उसका अलग कार्य होता है। जब हमने स्केलेटल सिस्टम देखा था, अभी देखा नहीं है, जब देखेंगे पढ़ेंगे तब जानेंगे कि लोकोमोशन मूवमेंट में जो होती है सीलियाटिक जो गति होती है वो क्या होती है। ठीक है, जो लोकोमोशन एंड मूवमेंट यानी कि गति और गमन में जो सीलियाटिक गति होती है वो कैसी होती है और क्या होता है, सीलिया कैसे मूव करता है, ये भी हम देखेंगे। ये आज हो क्या रहा है इसे, ये फ्लेम सेल यानी कि छोटी छोटी सीलिया होती है जो अवशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालती है। यह तंत्र जो होता है ऑसमो रेगुलेशन में भी सहायक होता है और यही सबसे विशेषता होती है कि इसमें एक तो फ्लेम सेल मिलती है, ठीक है, आग उत्पन्न करने वाली सेल, यानी कि हालांकि आग उत्पन्न नहीं करती है, हमेशा फील हो रहा है कि कहीं पर आग लग रही क्योंकि उनके सीलिया मूव करते रहते हैं। इस वजह से इसकी जो उत्सर्जन इकाई होती है यानी कि एक्सक्रीजन इसकी यूनिट होती है वो क्या होती है, प्रोटोनेफ्रेडिया। इतना सा याद रख लेना। अब तंत्रिका में क्या लिखना है हमें, इसमें लिखना क्या है सबसे पहले ये देख लेते हैं। उत्सर्जन तंत्र हेडिंग डालनी है और लिखना है कि ये फ्लेम सेल होती है यानी कि आग उत्पन्न करने वाली सेल होती है क्योंकि इसमें सीलियाटिक टिश्यू होते हैं। इतना याद रख लेना, सीलियाटिक टिश्यू क्यों होते हैं इनमें, भोजन या फिर अवशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने के लिए। इसके बाद छोटी छोटी आंतें होती है, ये हो गया सीलियाटिक टिश्यू हो गए। इनकी जो उत्सर्जन इकाई होती है वो क्या होती है, प्रोटोनेफ्रेडिया होती है। यह तंत्र ऑसमो रेगुलेशन में सहायक होता है, यही सबसे इसकी यूनिट यानी कि इसकी एक यूनिक कैरेक्टरिस्टिक हो गई। ठीक है, अब देखते हैं इसका तंत्रिका। सबसे पहले सेंट्रल नर्व सिस्टम यानी कि सीएनएस का प्रारंभिक रूप नहीं दिखाई देता है, यानी जैसे कि हमारे इसमें होता है सीएनएस सेंट्रल नर्वस सिस्टम, इतना इतना, वो इसमें नहीं होता, इतना इतना इसमें नहीं होता है। हो सकता है कि इसमें पेरिफेरल नर्वस सिस्टम हो लेकिन सीएनएस तो नहीं होता है क्योंकि इसमें ब्रेन विकसित पूर्ण रूप से नहीं होता है। नर्व कॉर्ड जरूर होती है, इसमें तंत्रिका तंत्र पूर्ण विकसित नहीं मिलता है। ठीक है, सबसे पहले सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी कि सीएनएस इसमें नहीं मिलता है, प्रारंभिक रूप नहीं दिखाता है। फिर क्या होता है, सेरिब्रल गैंगिला यानी कि मस्तिष्क की गांठ और दो तंत्रिकाएं रज्जु यानी कि नर्व कॉर्ड होती है। अब ये जो हो गई, ये कुछ इस प्रकार से इसकी नर्व कॉर्ड होती है, ये वाली जैसे कि हमारी वर्टिब्रल कॉलम होती है इनकी नर्व कॉर्ड होती है, और ये वाली जो हॉरिजॉन्टल लाइनें होती है ये इनकी क्या होती है, इनकी तंत्रिकाएं होती है जो नर्व सिग्नल देती है। ठीक है, अब यहां पर ये इनका मुख हो गया, इनका मुख भी बड़ा अजीब होता है। ये इनका मुख हो गया, ये आंखें हो गई। ठीक है, अब ये वाली जो होती है यहाँ पर ब्रेन सेल मिलती है यानी कि मस्तिष्क की गांठ मिलती है। क्या होती है, मस्तिष्क की गांठ यानी कि सेरिब्रल गैंगिला, मस्तिष्क की गांठ मिलती है, गठान टाइप मिलता है लेकिन सीएनएस तो नहीं होता है। ये वाली जो होती है ये नर्व कॉर्ड होती है। ठीक है, तंत्रिका रज्जुएं, मीठा नहीं पड़ेगा, इनमें नर्व कॉर्ड होता है, जैसे हमारे इसमें स्पाइनल कॉर्ड होता है वैसे इनमें नर्व कॉर्ड होता है। अब ये वाली जो होती है ये इनकी होती है न्यूरॉन। ठीक है, ये होती है इनकी न्यूरॉन और कुछ इस प्रकार से दिखता है इनका नर्वस सिस्टम। ठीक है, यह लैडर लाइक नर्वस सिस्टम कहलाता है। ठीक है, यानी कि कुछ ज्यादा कुछ नहीं होता है इसमें, एक तो वर्टिकल नर्व कॉर्ड होती है, ये धीरे धीरे इनकी तंत्रिकाएं थोड़ी थोड़ी बाहर निकली हुई होती है इस प्रकार से, ये इनकी नर्व कॉर्ड होती है। ठीक है, इनकी तंत्रिकाएं होती है, ये वर्टिकल इनके दो नर्व सिस्टम हो गए यानी कि नर्व कॉर्ड हो गए। यहाँ पर सेरिब्रल गैंगिला मिलता है यानी कि मस्तिष्क की गांठ मिलती है। प्लेनेरिया में दो आंख के समान आई स्पॉट होते हैं जो प्रकाश की दिशा का बोध कराते हैं, ये हमें आई स्पॉट दिखते हैं इसमें। ठीक है, ये आई स्पॉट दिखते हैं, आए समझ में। संवेदन तंत्र यानी कि सेंसरी ऑर्गन क्या होता है, केवल मुक्त जीवी रूपों में प्लेनेरिया में विकसित होता है। ठीक है, जो मुक्त जीवी होते हैं, जो प्लेनेरिया होते हैं, केवल उनमें विकसित होता है क्या, इनका सेंसरी ऑर्गन।
ठीक है, वरना सभी में नहीं होता है। ये इनका ब्रेन हो गया, ये इनकी वर्टिब्रल नर्व कॉर्ड हो गई, इनमें कुछ आई स्पॉट भी दिखते हैं, ये इनकी फेरिंग्स, एक्सडेंटेड और थ्रोट माउथ हो गए। ठीक है, यानी कि इनमें ग्रसनी भी हो गई, इनका एक्सक्रीशन सिस्टम भी हो गया, इनका एनस भी हो गया, इनका मुख भी हो गया। ठीक है, ये इसके गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी, यहां पर इसका पाचन होता है। तो ये हो गया कुछ इस प्रकार का प्लेनेरिया। इसमें संवेदन तंत्र सिर्फ प्लेनेरिया में विकसित होता है। आई स्पॉट विकसित नहीं होते हैं, आई स्पॉट दिखते हैं लेकिन आंखें इसमें नहीं होती है। अब देखते हैं इसमें जो प्रजनन होता है वो प्रजनन कैसे होता है वो देखते हैं। इसमें जो प्रजनन होता है, पहला तो इसमें लैंगिक प्रजनन होता है। प्लेनेरिया में रेगुलेशन, रीजनरेशन अद्भुत रूप से विकसित होता है। अलैंगिक प्रजनन में क्या होता है, अद्भुत रूप से इसमें अलैंगिक प्रजनन होता है, शरीर का एक टुकड़ा पूरा जीव बना सकता है। यानी कि इस प्लेनेरिया को यहां से तोड़ दिया जाए तो ये सिर्फ एक ही टुकड़ा पूरा जीव बना लेगा, सेम इसके जैसा ही प्लेनेरिया इसमें बन जाएगा, यानी कि प्लेटफॉर्म। लैंगिक प्रजनन में क्या होता है, अधिकांश उभयलिंगी हर्मोफ्रोडाइट होते हैं या फिर हर्मेफ्रोडाइट होते हैं। निषेचन आंतरिक और निषेचन के बाद विकास या तो प्रत्यक्ष या फिर इनडायरेक्ट होता है। परावरली इसे हम अप्रत्यक्ष भी बोलते हैं, ये एनसीईआरटी की लैंग्वेज है। परावरली, जहां भी परावरली आ जाए उसे अप्रत्यक्ष यानी कि इनडायरेक्ट भी बोलते हैं। इसलिए कभी एग्जाम में ऐसी स्थिति आ जाए कि यहाँ पर ये चल रहा है, परावरली सिचुएशन आ गई है इसकी, ठीक है, तो यहाँ पर निषेचन विकसित या प्रत्यक्ष रूप से या फिर इनडायरेक्ट होता है। ठीक है, तो ये हो गई इसकी जीवन चक्र या फिर लाइफ साइकिल। अलैंगिक प्रजनन में क्या होता है, कोई भी छोटा सा टुकड़ा एक ऑर्गन बना लेता है, पूरा का पूरा जीव बना लेता है। ठीक है, अब परजीवी अनुकूलन में क्या होता है, परजीवों टीनिया फोसिलिया में जीवित रहने हेतु विशेष अनुकूलन होता है। क्या अनुकूलन होता है, होस्ट ऑफ यानी कि होस्ट से चिपकने के लिए, फिर पाचक रसों से सुरक्षा करते हैं क्योंकि अंदर रहने वाले जो जीव होते हैं वो बाहरी उत्तेजना की उन्हें आवश्यक नहीं होती है। ठीक है, ये अधिक अंडे बनाकर संतान की संख्या बढ़ाते हैं, भोजन को सीधा सोख लेते हैं, ये इनकी परजीवी अनुकूलन हो गया इनमें। ठीक है, अब इसका महत्वपूर्ण उदाहरण देख लेते हैं। जो प्लेनेरिया होता है वो मुक्त जीवी होता है, यानी कि पुनर्जनन की क्षमता रखता है, एक ही टुकड़ा पूरे बॉडी का निर्माण कर लेता है। फिर होता है फेसी या फिर फेस्कियोला हेप्टिका, ये परजीवी होता है, ये लीवर फ्लक होता है, ये लीवर में मिलता है, किसके, भेड़ व मवेशियों के यकृत यानी कि उनके लीवर में मिल जाता है। फिर हो गया टीनिया सोलिनियम, यह परजीवी टेपवर्म होता है, मनुष्य की छोटी आंत में मिलता है। फिर इनका जो लार्वा होता है अलग तरीके से होता है, मीरासीडियम अंडे से निकलता है, जल में स्वतंत्र रहता है। ये जो मीरासीडियम जो लार्वा होता है ये इनके अंडे से निकलकर जल में स्वतंत्र हो जाता है। फिर आ गया स्पेरोसाइट, ये जो स्नेल होता है इनके शरीर में प्रवेश कर जाता है, रेडियल स्पोरोसाइट के अंदर विकसित होता है। ठीक है, अब हो गया हमारा कार्केरिया, यह जल में विकसित होता है, पौधों पर चिपक जाता है। फिर मेटासेंट्रिया, यह संक्रमण कारी अवस्था में भेड़ के चरने के दौरान खा जाती है। ठीक है, ये भेड़ जो होती है वो चरने के दौरान खा जाती है। अब इनका आर्थिक महत्व में सबसे पहले इनका हानिकारक पक्ष देखते हैं कि जो फेस्किला हेप्टिका जो होता है वो क्या करता है, भेड़ों के लीवर को रोड डाइजेस्ट बना, यानी कि भेड़ों के लीवर में जो रोड डाइजेस्ट होती है यानी कि डिजीज होती है वो बीमारियां पैदा करता है। सबसे पहले भेड़ के लीवर में बीमारी पैदा करता है। दूसरा क्या होता है, मनुष्य में टेप वर्म इन्फेक्शन होता है, यानी कि ये जो टेप वर्म होता है टीनिया सोलियम, ये हमारी छोटी आंत में चिपकता है, हमसे पोषण प्रदान कर लेता है लेकिन हमें बीमारियां भेज देता है। ठीक है, अब इसके लाभकारी में प्लेनेरिया जो होता है वो पुनर्जनन और तंत्रिका तंत्र के अध्ययन में उपयोगी होता है, वो पुनर्जनन कर लेता है। तो ये आज के लिए इतना ही, हमने इस पूरे प्लेनेरिया को देखा है। एक छोटा सा जीव है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, इसका पाचन तंत्र कैसा होता है, इसके शरीर की संरचना कैसी होती है, ये सब हमने कंप्लीट किया है। देन आज के लिए इतना ही, कल हम इसके आगे की चर्चा करेंगे। क्लास को देखते रहिएगा, पढ़ते रहिएगा। बाय, गुड डे, धन्यवाद।